जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। लेकिन अपना जो वीडियो होगा वो टेस्ट सीरीज नंबर 4 होगा, क्योंकि एक जो टेस्ट है वो मैं पिछले मंथ का कवर करवा दिया था। क्योंकि अभी बिट्टू झा सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं है, एक एक दिन गैप करके क्लास है। वैसे भी क्लास जो होती है यानी फिर टेस्ट जो होता है अगर कंटिन्यू होता है फिर भी 5 दिन का ही होता है, सप्ताह में यानी वीक में 5 दिन टेस्ट होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो जो 2 दिन रेस्ट है उसमें हम पिछले मंथ का कवर करवा दें। इसी बहाने जो है 1 मंथ में लगभग 2 मंथ जब तक हम लोग कवर करेंगे तब तक में 3 मंथ का कवर हो जाएगा। तो मेरा ये प्लान है, ठीक है ना? तो चलिए आज का जो सेट है वो हो जाएगा इस मंथ के अनुसार टेस्ट नंबर 3 ऑफ ए, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बिट्टू झा सर क्लास नहीं ले रहे इसलिए साइंस का क्लास नहीं आ रहा है। इसलिए मैं पिछली जो वीडियो दिया था वो साइंस का दे दिया था कि साइंस थोड़ा सा कवर हो जाए। और ये जो है 24/2/2024 को क्वेश्चन कराया गया है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ बात करेंगे। तो चलिए आज का सेट जो है उसे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा 8 बजे सुबह में और इसका सोल्यूशन मिलेगा 9 बजे सुबह में यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग 8 बजे सुबह में अगर मिलता है इसका पीडीएफ तो उसे सॉल्यूशन कर लेना है अपने कॉपी में और आंसर मिला लेना है कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडोकोपनिषद से। चलिए, आपको पता नहीं होगा कि इसका आंसर जो होगा वो अथर्ववेद होगा। अथर्ववेद कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, अथर्ववेद जो है ना वो 3 भागों में विभाजित है। अथर्ववेद किस में विभाजित है? अथर्ववेद जो है वो 3 भागों में विभाजित है। आप कॉपी लेके बैठा कीजिए और मैं जो बोलता हूँ उसे लिखिए, क्योंकि मेरे पास लिखने का कोई ऐसा साधन नहीं है जो मैं इस पे लिखता रहूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है उसमें से मुंडकोपनिषद, दूसरा है मांडूकोपनिषद, ठीक है, मांडूकोपनिषद, और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो ये तीनों निषद जो हैं, उपनिषद जो हैं, वो अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वेद को समझने के लिए ही ना ब्राह्मण ग्रंथ, मित्र और आरण्यक और उपनिषद का रचना किया गया था। वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था, वो हुआ था, देखिए जैन धर्म के 2 सम्मेलन हुए थे। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। तो उस समय जो है ना अ, उस समय शासक कौन थे? 322 ईसा पूर्व में शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही जो है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य न भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिए थे, और जैन धर्म की जो प्रचलन है सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में थी। और जब शिक्षा वो ले लिए तो चले गए थे कहाँ? दक्षिण भारत की तरफ। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जो हुई थी वो संलेखना विधि से। जैन धर्म का ये है मोक्ष पाने की विधि जिसे संलेखना विधि कहते हैं, तो उस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी थे। तो सबसे पहली बात, तो बाणभट्ट जो थे वो किसके शासनकाल के दौरान थे? तो वो थे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, ये अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। और बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन कौन सी बता सकते हैं आप लोग? जैसे हो गया हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये सभी पुस्तक जो है ना बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? हेनसोंग। क्या नाम था? वेनसोंग। और उसको वो कब से कब तक भारत में रहा था? तो 630 में आया था और 644 तक वो भारत में रहा था। हेनसोंग को ही यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। तो बोलिएगा कि आप ये सब बता दें लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो कवि भानभट्ट जो थे ना वो थानेश्वर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। नेक्स्ट, चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था? तो चोल काल में जो है कड़ीमे का अर्थ क्या था बता रहा हूँ मैं। तो कड़ीमे किसे बोलते हैं? वो चोल काल में जो भू राजस्व लिया जाता था ना, यानी भू राजस्व कर या लगान जो लिया जाता था उसे कड़ीमे बोलते थे। ठीक है, और कड़ीमे कितना लिया जाता था? तो उपज का 1/3 भाग। कितना लिया जाता था? उपज का 1/3 भाग। नेक्स्ट, सूत्रालंकर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो सूत्रालंकर जो है वो किसकी रचना है बताइए?
वो है अश्वघोष की रचना। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अश्वघोष जो थे ना वो मूलतः पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे, ठीक है, पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। लेकिन कनिष्क ने जब पाटलिपुत्रा पर हमला किया तो उसी दौरान कनिष्क को अश्वघोष नामक विद्वान से मुलाकात हुई, ठीक है, और कनिष्क को बहुत पसंद आए, वो अश्वघोष कनिष्क को बहुत पसंद आए। तो फिर जब कनिष्क वापस थानेश्वर जा रहे थे तो उसी समय अश्वघोष को अपने साथ लेके चले गए थे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो कनिष्क के कार्यकाल में ही हुआ था, यानी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो तो वसुमित्र थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो थे ना वो अश्वघोष ही थे, ठीक है। अच्छा, अश्वघोष की जो रचना है, एक दो रचना बताइए आप। तो अश्वघोष की एक रचना आपको ये पता चल गया, सूत्रालंकर। दूसरा रचना है सौंदर्यानंद, ठीक है, सौंदर्यानंद। और तीसरा है बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम जो है ना, बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो बहिंद का युद्ध जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी, वो 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक कंटिन्यू इंडिया पर जो है वो आक्रमण कर रहा था, ठीक है, आक्रमण कर रहा था। तो 1008 ईस्वी में, उसी दौरान 1008 ईस्वी में उसे मुलाकात हुई पंजाब, मतलब पंजाब के बेहिंद नामक स्थान पर जो है हिंदू शाही राजवंश आनंदपाल, कौन? हिंदू शाही राजवंश आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच जो है एक युद्ध हुआ, जिसमें जो है आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी विजयी हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच बहिंद का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1008 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपको पता होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पानीपत का तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बारे में 1194, चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी विजयी रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन और अभी मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया कि महमूद गजनवी से कौन ऐसा शासक था जो हारा नहीं था, यानी पराजित नहीं हुआ था? तो उसके नाम पे वैसे देखिए हुआ क्या था कि ये जो शासक है इनकी लड़ाई ही नहीं हुई थी महमूद गजनवी से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि विद्याधर, नाम क्या था? विद्याधर। ये जो है ना महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे, लड़ाई ही नहीं हुई तो पराजित कहाँ से होंगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए मास का क्या तात्पर्य है? तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य है लोक आचरण अधिकारी, जिसे मुगल शासन में क्या बोलते थे? मुहतसिब। क्या बोलते थे? मुहतसिब। कॉपी लेके बैठा कीजिए, लिख लिया कीजिए ये सब पॉइंट, ठीक है ना। मुहतसिब बोलते थे लोक आचरण अधिकारी को। अच्छा, अब फिर आगे जाके कुछ दिनों बाद जब औरंगजेब का शासन काल आया तो औरंगजेब ने इन मुहतसिब को एक अलग भार दे दिया, यानी एक अलग प्रभार दे दिया कि भारत में जितने भी मतलब हिंदू मंदिर हैं उन्हें तुड़वाने का काम जो है मुहतसिब को दे दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है। किसकी रचना है? रूसो की। नेक्स्ट, 1917 के रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 1917 का जो रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था ना, वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। और उस समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। और जैसे ही रूस की क्रांति समाप्त होती है वैसे ही जो है जार यानी उस समय जो था राजतंत्र व्यवस्था वो समाप्त हो जाती है रूस में, ठीक है। और उसी दौरान रूस की क्रांति के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के राधानगर में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जो है ना सती प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, इस समय जो था ना राजा राम मोहन राय के दौरान जो है अकबर द्वितीय, आपको पता होगा अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय जो था ना वो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा उसे पेंशन दिया जाता था जिसपे उसका निर्वहन होता था। तो अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए अकबर द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया था कुछ दिनों बाद।
तो अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को लंदन भेजे थे। कहाँ पे? लंदन भेजे थे। और लंदन जो है भेजे तो वहीं पे लंदन में ही राजा राम मोहन राय का 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के सदस्य नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक में कौन कौन थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी, और उसमें थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, आत्माराम पंडुरंग, एम.जी. रनाडे और एक थे केशव चंद्र सेन। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रार्थना समाज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन, आप पूछिएगा ना कि क्रिप्स मिशन, लेकिन क्रिप्स मिशन आया ही क्यों? क्रिप्स मिशन क्यों आया, ये एक बात है ना, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्रिप्स मिशन इसलिए आया ना, तो उस दौरान जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक है? 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें दो राष्ट्र शामिल थे, जिनमें एक बोला जाता है मित्र राष्ट्र और एक बोला जाता है धुरी राष्ट्र। ठीक है, एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आते थे। और धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आते थे जर्मनी, जापान, हंगरी, इटली, ये सभी आते थे। तो धुरी राष्ट्र जो है ना, इसकी हर जगह जीत हो रही थी, इसकी जो है हर जगह जीत हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मिलके जो है ना दबाव बनाने लगे ब्रिटेन पे कि आप भारत को या तो कोई डोमिनियन या फिर किसी प्रकार का ये बोल दीजिए कि हम आपको आज़ाद कर देंगे और आप हमको सैन्य सहायता दीजिए, ऐसा करके। तो इसीलिए जो है ना भारत में जो है क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। लेकिन उसमें कोई अच्छा सा प्लान नहीं था। उसमें सिर्फ बोला गया कि हम आपको सिर्फ डोमिनियन राज्य कर देंगे। तो लेकिन हम लोग के मन में, यानी भारतीय के मन में था कि वो बोलेगा कि हम आप लोग को स्वतंत्र कर देंगे, तो हम लोग को चाहिए था पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन वो बोला कि सिर्फ हम डोमिनियन राज्य बना देंगे आप लोग को। जिसकी वजह से इसकी अध्यक्षता में वार्ताकार में कौन कौन थे? मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू, इन दोनों ने साफ साफ क्रिप्स मिशन को मना कर दिया। ठीक है, और मुस्लिम लीग भी इसे मना कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग था पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित, और जिसके वार्ताकार के रूप में थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की निर्माण से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग भी क्रिप्स मिशन को मना कर दिया था। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रांत में? देखिए, भारत में पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम चीन में हुई थी। ठीक है, अब आते हैं भारत पे। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1853 से लेके 1921 तक सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में। लेकिन जितने भी कांग्रेस के बैठक होते थे, उसमें हर बार मांग किया जाता था कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है भारत में किया जाए, क्योंकि भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं जो लंदन जाने में असमर्थ हैं, तो वो कैसे एग्जाम देंगे। तो जिसकी वजह से फिर 1922 में जो है अपने भारत में इसकी शुरुआत की गई। 1922 में कहाँ पे? इलाहाबाद, जिसे हम लोग अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? सबसे पहले ये समाप्त की बात की गई, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किस लिए लाया गया था, ये बताइए। वो इसलिए लाया गया था कि भारतीय भाषा में जितने भी छपने वाले समाचार पत्र थे, उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया था इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो 1878 में आया था, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन ने इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, 1882 में। 1878 में आया, 1882 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में जबलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में देखिए, कुंवर सिंह आपको पता होगा, बिहार के जगदीशपुर से। और फिर आपको मैं बता दूं कि हरदयाल जो है ये संबंधित थे राजस्थान के कोटा से। राजस्थान के कोटा में नेतृत्व कर रहे थे। और रघुनाथ शाह जो थे वो जबलपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंडल 1946 विधि मंत्री थे? सबसे पहली बात, आप लोग के माइंड में आ गया होगा बी.आर. अम्बेडकर। मैं आपको बता दूं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में बी.आर. अम्बेडकर थे ही नहीं, कोई भी मंत्री नहीं थे।
मतलब कि अंतरिम मंत्रिमंडल में बी आर अम्बेडकर का कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आप बोलिए अंतरिम मंत्रिमंडल क्या होता है, ये समझाइए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत तो भी आप क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, और 6 बॉल जो होता है ना, उससे 1 बॉल पहले, मतलब 5वीं बॉल जो है, उसे अगर हम पॉलिटी के भाषा में बोले तो उसे हम बोल सकते हैं अंतरिम बॉल। उसे क्या बोल सकते हैं? अंतरिम बॉल। तो वही होता है अंतरिम मंत्रिमंडल। उस समय 1946 में ये पॉइंट क्लियर था कि हम लोग अब आज़ाद होने वाले हैं, तो आज़ाद होने से पहले एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, जिसे बोला गया अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो उस समय जो अंतरिम मंत्रिमंडल के ये विधि मंत्री थे, वो कौन थे बताइए? तो उस समय अंतरिम मंत्रिमंडल के विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और इसमें एक चर्चा आ गया है जगजीवन राम। जगजीवन राम ऐसे मंत्री थे जो अभी तक सबसे अधिक वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो 32 साल जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाले हैं जगजीवन राम। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया? तो उपराष्ट्रपति का पद संविधान है यूएसए से ग्रहण किया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसलिए उपराष्ट्रपति का पद का निर्माण किया गया है क्योंकि जब कभी राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं रहते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, इसलिए सिर्फ उपराष्ट्रपति के पद का निर्माण किया गया है। और वो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे, इसका वर्णन जो है अपने संविधान के अनुच्छेद 65 में किया गया है। देखिए, अमेरिका के संविधान में और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित थोड़ा सा सिर्फ अंतर है, बाकी सभी अंतर समान है, लेकिन एक अंतर है। अंतर ये है कि अपने देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति पद पर सिर्फ 6 महीने तक रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा है कि अमेरिका के संविधान में अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है और उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो कुछ दिनों के लिए नहीं होगा, वो तब तक होगा जब तक उस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। ठीक है, वो जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जब तक रहेगा तब तक वो उपराष्ट्रपति उनके पदभार को संभालेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और परिवर्तनीय है? तो ये कौन सा वाद था? ये वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में बोला गया कि प्रस्तावना का विषय जो है यह संविधान की मूल आत्मा है और यह शाश्वत है। शाश्वत का मतलब समझ रहे हैं? यह अमर है, अमर बोल सकते हैं शाश्वत का मतलब। ठीक है, तो इसी में बोला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरुबारी होना चाहिए, बेरुनारी लिखा है। तो बेरुबारीवाद 1960 में क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, आप बोलिएगा सज्जन सिंह वाला क्यों नहीं बता रहे? ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, इसमें प्रस्तावना का कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है 3 वर्ड जोड़ा गया था। वो 3 वर्ड कौन कौन सा था वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है? अच्छा ठीक है, देखिए आप जानते होंगे भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन है, इसे ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 12 से 35 के बीच में कौन सा अनुच्छेद इनमें से आ रहा है? अनुच्छेद 25 आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 के बारे में। अनुच्छेद 11 में लिखा है कि नागरिकता में संशोधन का अधिकार सिर्फ किसे है? तो संसद को है और किसी को नहीं है। अनुच्छेद 36 जो है राज्य का परिभाषा देता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखते हुए राज्य का परिभाषा देता है अनुच्छेद 36। आगे बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक जो है ना, सबसे पहली बात, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 में ही वर्णित है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा में ही होता है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विधेयक जो पारित होंगे वो कैसे होंगे? तो इसकी विधेयक जो पारित होंगे ना, संसद यानी सदन में उपस्थित या फिर जो जितने लोग मत देंगे उनका साधारण बहुमत से ये विधेयक पारित होगा। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित या मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा पारित होगा। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है 57। तो अनुच्छेद 56 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के शर्तों की, यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है, संसद सदन के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है क्या? तो संसद के सदन के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करना। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है? तो यह करता है कुछ दशाओं में काम और शिक्षा के लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। और इसका जो वर्णन है ना अनुच्छेद 41 में। किसमें? अनुच्छेद 41 में। अच्छा ये मैं बता दूं, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, इसका वर्णन अनुच्छेद 43 में। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने के अधिकृत कौन है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो पद से हटाया जाएगा ना, उनका जो नियम है यानी रूल है, जिस प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आप उनके पद से हटा सकते हैं। और इसका पावर जो है किसके हाथ में? सिर्फ संसद के हाथ में है। ठीक है। और ये आप कर सकते हैं साबित, उनको कदाचार साबित करके या फिर काम करने में असमर्थ हैं ये साबित करके, तभी आप उनको हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है? तो इनमें से कौन सा होगा जो राज्यपाल के संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जाता? हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो है ना, इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी जो है ना राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अगर अनुदान की मांग की बात की जाए और केंद्र के रूप में देखें तो इसका वर्णन जो है 113 में है, और राज्य के रूप में देखें तो इसका वर्णन 203 में है। विनियोग विधेयक की बात की जाए, केंद्र के रूप में देखें तो 114 में, और राज्य के रूप में देखें तो 204 में। और धन विधेयक की बात की जाए तो केंद्र के रूप में 110 में है और राज्य के रूप में 199 में, यानी अनुच्छेद में बताया हूँ। आगे, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं है? तो न्यायपालिका शक्ति का विभाजन जो है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में नहीं है। आप जानते हो भारतीय संविधान का भाग 11 में जो है ना विधायी शक्ति के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? विधायी शक्ति के बारे में। भाग 11 में अध्याय 1 और अध्याय 2 में बांटा गया। अध्याय 1 में है अनुच्छेद 245 से 255 और अध्याय 2 में है 256 से 263। तो इसमें जो है 251 से यानी 245 से 255 जो है विधायी शक्ति के बारे में, और 256 से 263 जो है वो प्रशासनिक शक्ति के बारे में वर्णित है। लेकिन आपसे बात करेंगे वित्तीय शक्ति के बारे में, किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के बीच। नेक्स्ट है, भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था? तो भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग जो है पहली बार 1982 में केरल के पारुल जिले में। कहाँ पे? केरल के पारुल जिले में विधानसभा चुनाव में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 2004 से जो है ना अभी तक कंटिन्यू ईवीएम से ही वोटिंग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952, द्वितीय परिसीमन आयोग का गठन 1962 और तीसरा परिसीमन आयोग का गठन 1973 और चौथा परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 2002। और इस 2002 में जो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे कुलदीप सिंह। कौन थे? कुलदीप सिंह। ठीक है। अच्छा ये बताइए परिसीमन आयोग का काम क्या है? फिर इसकी जो गठन होती है उसका काम तो कुछ होगा ना। उसका काम है लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र का निर्धारण करना, मतलब कि कितना क्षेत्र और कितनी आबादी, कितना क्षेत्रफल और कितना आबादी जो है एक विधानसभा या एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये जो है परिसीमन आयोग का काम है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय राज्य का गठन किस राज्य के विभाजन से हुआ? मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि नॉर्थ ईस्ट का जितना भी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम के अलावा जितना भी राज्य है वो सभी राज्य सिर्फ एक राज्य से टूटा है जो है असम। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य की चर्चा कर ली जाए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जो भी राज्य है सभी असम से ही टूटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध आपको पता होगा कि हॉकी से है। गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है? गोल्फ खेला जाता है कोर्स में। नेक्स्ट है,
बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होगा? उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है। एक है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट और एक है गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन में आप गलत मार सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट पेश किया गया था 1947 ईस्वी में, ये आर के शर्मुखम सेठी के द्वारा किया गया था। कब? 1947 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो वो मोरारजी देसाई के द्वारा 1950 में किया गया था। मोरारजी देसाई ने जॉन मथाई के द्वारा, किनके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा 1950 में किया गया था। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुद्रा संस्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रा संस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जलसंधि कौन सी है? तो ये है जिब्राल्टर जलसंधि। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत का मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसे याद करने का ट्रिक है MOUCA। कौन है? मौका। मौका मिला है MOUCA। M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से हो जाएगा उड़ीसा, U से हो जाएगा यूपी, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें? बताइए। तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना से। नेक्स्ट, बिहार में कैमूर हिल विस्तार है। तो बिहार में जो कैमूर हिल है ना, कैमूर हिल का विस्तार जो है विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आता है। विंध्यन श्रेणी जो है गुजरात से लेके बिहार तक फैला हुआ है, और बिहार का जो कैमूर हिल है ये है, ये विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है, अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो अरुणावती जो है वो ताप्ती की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश से किस परियोजना का संबंध नहीं है? तो रामगंगा परियोजना का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से नहीं है। और ये जो है ना रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पे है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में रामगंगा नदी पे। नेक्स्ट, काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? तो इसमें से चावल, परसन और कहवा जो है ये लाभान्वित हो, चावल, परसन और चाय जो है लाभान्वित होता है, लेकिन कहवा ये लाभान्वित नहीं होता है काल बैसाखी से। नेक्स्ट, प्लास ब्यूटिसिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये जो वनस्पति है ना, शुष्क कटीली वनस्पति है। नेक्स्ट, हरियाली योजना संबंधित है किससे? तो हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2004 में, और राष्ट्रीय मतलब जैविक खेती करने ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। और जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम यूनियन टेरिटरी, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जस्ता के उत्पादन व भंडार में एकाधिकार रखता है कौन? राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका क्रम जो है वो है, 1 नंबर पे आ जाएगा आपका कर्नाटक, 2 नंबर पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 4 नंबर पे आ जाएगा केरल, और 5 नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तराखंड। आप लोग खुद ही मैच कर लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन इधर दिया है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट, मिनयोग जनजाति निवास करती है कहाँ पे? तो मिनयोग जनजाति निवास करती है अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो भवई लोक नृत्य का संबंध जो है वो गुजरात राज्य से। ठीक है, भवई लोक नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो खरीद के इसे नहीं पढ़ सकते, मैं उन्हें फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।